जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइस, सिविल मास्टरमाइंड की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का डे 5 होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग के साथ सिविल इंजीनियरिंग की और ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो ट्रिक्स रहेंगी आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। लेकिन आप लोगों को भी वीडियो में पेशेंस बना करके रखना है और चीज़ें याद करा करके भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर चीज़ें आप लोग को याद हो जाती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आप कमेंट करते हो सर चीज़ें याद हो रही हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी ही वीडियो जो है वो बना पाऊँ। पेशेंस रखिएगा, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है आप लोग को। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे लेक्चर को बिना किसी डिले के। देखो, एग्ज़ाम में हम लोगों से ना ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के दो टॉपिक जो हैं पता नहीं मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। कितनी बार आप लोगों से पूछे गए होंगे। अगर आप पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होंगे। और इनमें कन्फ्यूजन भी होता है रेजिलियंस में और टफनेस में। आज के बाद आप लोग को ये नहीं होगा। देखो, एग्ज़ाम में आप लोगों से बोलता है या तो वो रेजिलियंस पूछ लेता है क्या होता है, या दूसरे तरीके से आप लोगों से पूछता है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी आप लोग का एलिमेंट है वो क्या करता है, स्टोर्ड एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है उसको हम लोग रेजिलियंस बोलते हैं। ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछता है कि कोई भी मटेरियल है इलास्टिक लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिलियंस। वहीं पे आप लोगों से कहता है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी हमारे पास एलिमेंट है वो फ्रैक्चर पॉइंट तक कितनी एनर्जी स्टोर करता है, या जो भी एनर्जी स्टोर करता है वो हमारे पास उसकी टफनेस होती है। ये आप लोग को पता होगा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों से पूछता है, लेकिन हमें कन्फ्यूज हो जाता है कि इलास्टिक लिमिट तक कौन सी थी और फ्रैक्चर पॉइंट तक कौन सी थी। तो देखो ज़रा, जब आप रेजिलियंस लिखते हो तो रेजिलियंस में लिखते ही आर ई आता है। आर के बाद तुरंत क्या आता है, ई। तो बस यहीं से पकड़ लेना, आर फॉर रेजिलियंस, ई फॉर इलास्टिक लिमिट। यानी कि कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट हमारा इलास्टिक लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेजिलियंस हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बस आर ई आप लोग को उठा लेना। आर ई में ई फॉर इलास्टिक लिमिट हो जाएगा और आर फॉर रेजिलियंस हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद देखो टफनेस। टफनेस को आपको ऐसे याद रखना, अगर टफनेस है तो टफनेस को जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा सही है। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा टफ सोइल हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे पास एक लिखने का तरीका होता है। भाई अगर ऐसे कोई लिखे इंग्लिश में, यही तो घपला है। देखो, अगर हम टफनेस ऐसे लिखें तो आप मना थोड़ी कर दो कि सर ये गलत है। तो बस ऐसे ही करके आप लोगों को लिखना है। इस टफनेस को जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना, TUFF। तो एफ इसमें आया टफ, तो यहीं से आप लोगों को पकड़ लेना फ्रैक्चर पॉइंट तक। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल मेटल हमारा जो है फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास टफनेस हो जाएगी। यहीं पे हमारे पास एक और चीज़ पूछता है, मैं उसको भी बता देता हूँ आप लोग को, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो याद रखना, वहाँ पर आप लोग के पास सेम चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम होगा। बस पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना। जब पर यूनिट वॉल्यूम लगा देगा, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम लगा देगा कि जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा 2 पॉइंट बताए हैं इन्हीं से रिलेट करके, जो आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखो, हमारे पास 3 टाइप्स के हम लोग करेक्शन अप्लाई करते हैं अपना हाइड्रोमीटर में। आप लोग जब पढ़ोगे हाइड्रोमीटर, आप लोग देखोगे सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इसमें 3 तरीके के करेक्शन अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हो, आपने गेट वगैरह की तैयारी करी है या स्टेट ए वगैरह की तैयारी करी है, जेई की तैयारी करी है, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता होंगे। हाँ सर, ये करेक्शन पूछता है, और कैसे पूछता है तो मैं बता दूँ आपको। आपसे ये 3 करेक्शन कौन कौन से होते हैं, पहले नाम देखो। एक तो होता है मिनिस्कस करेक्शन, एक होता है डिस्पर्सिंग एजेंट की वजह से करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू डिस्पर्सिंग एजेंट, और एक होता है हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन। 3 करेक्शन हमारे पास होते हैं। तो आपसे पूछता है कि मिनिस्कस करेक्शन का नेचर कैसा होता है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसका नेचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए मिनिस्कस, मिनिस्कस मिनिस्कस उठाओ। मिनिस्कस में आ रहा है एम, मिनिस्कस मिनिस्कस में आ रहा है एम एम, यानी कि एम फोर हो गया माइनस, एम फोर हो गया माइनस, नी फोर हो गया नहीं, यानी कि माइनस नहीं, मिनिस्कस। मिनिस्कस को आप साउंड करो, इसको पढ़ो आप ध्यान से, मिनिस्कस मिनिस्कस। तो इससे यहाँ से आपको रिलेट करना है एम फोर माइनस, नी फोर नहीं, यानी कि माइनस नहीं। अगर माइनस नहीं तो फिर क्या, तो माइनस नहीं तो फिर क्या भाई, प्लस ही बचा। माइनस नहीं तो फिर क्या, देखो एरर जो होती है आपके पास, अगर वो पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव। और अगर आपके पास एरर निगेटिव है तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बस 2 ही तो चीज़ें चलती हैं इसमें, या तो प्लस चलता है या माइनस चलता। तो मिनस किस में आया, माइनस नहीं, माइनस नहीं, माइनस नहीं तो फिर क्या, तो फिर प्लस।
माइनस नहीं, मिनिस्कस करेक्शन। तो याद रहेगा आपको, जब भी मिनिस्कस आएगा ना तो आपके दिमाग में आएगा माइनस नहीं, माइनस नहीं तो फिर क्या, प्लस। तो इसका मतलब मिनिस्कस करेक्शन हमारा कैसा होता है, प्लस का होता है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, मिनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगला देखो, करेक्शन ड्यू टू डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट, डिस्पर्सिंग का मतलब डिक्रीजिंग भी होता है। देखो डिस्पर्सिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग भी होता है, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कम हो रही है यानी कि निगेटिव में जा रही है। तो हमारे पास डिस्पर्सिंग कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बहुत आसानी से याद रखेंगे आप लोग कि हाइड्रोमीटर के तीनों करेक्शन, माइनस नहीं, माइनस नहीं तो क्या, प्लस। डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग मतलब डिक्रीजिंग, कोई चीज़ कम हो रही है तो कम हो रही है तो हमारे पास क्या होगी, वो निगेटिव होगी। याद हो गया आराम से। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर करेक्शन। तो देखो टेम्परेचर करेक्शन को कैसे याद रखें, याद रखना अगर टेम्परेचर जो है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो जो टेम्परेचर करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और 27 से कम है तो हमारे पास कैसा होगा, माइनस होगा। और कम के लिए हमें पता है माइनस यूज करते हैं, और ज़्यादा के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं। तो ऐसा करके इसको हम लोग आराम से अपना रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्लस यूज करेंगे, 27 से कम होगा तो हम लोग अपना माइनस यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर करेक्शन। डायरेक्ट आप लोग को ऐसे ही जो है जेईई एग्जाम में ऐसे ही डिक्टो छपे हुए जो है वो मिलेंगे, ये पॉइंट्स आप लोगों को, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, पहले से तैयारी में हो जेईई की, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। आप लोगों से वो पूछता है कि कोहेसिव सोइल है, तो कोहेसिव सोइल है तो उसके लिए बताओ आप सिप फुटिंग रोलर का यूज करोगे, वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर का यूज करोगे, या फिर आप लोग जो है अपना प्न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज करोगे। आप किसका यूज करोगे उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो कोहेसिव सोइल को अगर आपको कॉम्पैक्ट करना है तो उसके लिए आप लोग सिप फुटिंग रोलर को यूज करते हो। अब कैसे याद रखेंगे, देखो कोहेसिव, कोहेसिव पढ़ो इसको, कोहेसिव, कोहेसिव में सिप का साउंड आ रहा है नहीं, कोहेसिव, 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 ठीक है, आ रहा है साउंड सिप का। तो बस यहीं से पकड़ लेना, कोहेसिव से पकड़ लेना सिप, यानी कि हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए सिप फुटिंग रोलर का यूज करते हैं। कितना इजीली याद हो गया, कोहेसिव में सिप पकड़ लेना, सिप कोहेसिव यानी कि हम लोग सिप फुटिंग रोलर का यूज करते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर, जो वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर होता है हमारा, कॉम्पैक्टर कोहेसिव, ठीक है, सॉरी कॉम्पैक्टर कोर्स ग्रेन के लिए। जो कॉम्पैक्टर होता है हमारा उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अपना कोर्स ग्रेन सोइल के लिए। तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछेगा कि जो वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन के लिए। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कोर्स ग्रेन सोइल है उसको आप किससे कॉम्पैक्ट करोगे, तो किससे कॉम्पैक्ट करोगे, तो वो कॉम्पैक्टर आप लोग का होगा वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर, ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखना पिन्यूमेटिक, ये दोनों तो आपको ट्रिक से याद हो गए। पिन्यूमेटिक याद रखना, पिन्यूमेटिक जो होता है वो फाइन और कोर्स दोनों के लिए होता है। पिन्यूमेटिक जो आप लोग के पास टाइप रोलर होता है वो फाइन सोइल हो या कोर्स सोइल हो, दोनों के ही कॉम्पैक्शन के लिए यूज करा जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में जो है पूछा गया है यहाँ से, कि पिन्यूमेटिक टायर रोलर जो होता है वो फाइन और कोर्स सोइल को तो कॉम्पैक्ट करता है, लेकिन वो किस एक्शन के थ्रू करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीडिंग एक्शन होता है, कौन सा होता है, नीडिंग, ठीक है, नीडिंग एक्शन होता है। नीडिंग एक्शन एक ऐसा KNEADING होता है, ये नीडिंग एक्शन होता है हमारे पास। ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे कभी अगर आप रूम पे रहे हो, बाहर रहे हो, घर पे आपने देखा होगा तो हम क्या रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं। तो जब आटे को गूंदते हैं तो अच्छे से जो है अपना फिंगर से उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं। तो उसी तरीके का जो एक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग एक्शन, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। देखो ये हमारे पास एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। बीम का क्रॉस सेक्शन है तो हमें पता है बीम के क्रॉस सेक्शन में दो चीज़ें होंगी, एक तो कंक्रीट होगी और दूसरी रेनफोर्समेंट होगी, यही दो चीज़ें तो होंगी। और आपको पता है जो बीम है, अगर ये इसकी ये वाली जो आपने देखी हो, अगर आपको पता हो, आई होप ये पता होगा अच्छे से, नहीं पता तो मैंने तो यार देखो वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें सिखाई हुई हैं। ये जो रेनफोर्समेंट है इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। और ये जो हमारा स्टीरअप्स है, ठीक है, ये स्टीरअप्स है तो इस स्टीरअप्स को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। क्लियर है, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब देखो जरा, ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, इन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर के जो कंक्रीट है उसके फाइबर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इफेक्टिव कवर। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, इनके आउटर से, इनके आउटर से, इनके आउटर से कंक्रीट तक की जो डिस्टेंस है, कंक्रीट फाइबर तक की जो डिस्टेंस है आप लोग की, ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कवर। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, नॉमिनल
कवर, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, जिसको हम लोग स्टीरप्स भी बोलते हैं अपना, ये हमारे पास स्टीरप्स है। तो स्टीरप्स है आउटर मोस्ट फाइबर तक, जो स्टीरप्स है जो आउटर मोस्ट फाइबर है कंक्रीट का, उस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्लियर कवर। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर कवर। तो आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होगी सीजी से, वो तो हो जाएगी इफेक्टिव कवर। आउटर से जो होगी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के, वो हो जाएगी नॉमिनल कवर। और जो आपके पास ये है यहाँ से लेकर के जो आउटर मोस्ट फाइबर है आप लोग का, ये क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के आउटर से लेकर के, और जो आपका आउटर फाइबर है वहाँ तक हो जाएगी क्लियर कवर, ठीक है। अभी ना तीनों को हमको याद रखना होता है। तो देखो रेनफोर्समेंट के ही जितनी भी डिस्टेंस आपने देखी वो सबके सब रेनफोर्समेंट से देखी या नहीं? तो बस हमने रेनफोर्समेंट वर्ड ही उठा लिया। रेनफोर्समेंट वर्ड उठाया हमने, इसमें से ई उठाया, एन उठाया और सी उठाया, ये तीनों ही हमारे सीरियल से आ रहे हैं रेनफोर्समेंट में। तो आर ई से हो गया इफेक्टिव कवर, एन से हो गया नॉमिनल कवर, और सी से हो गया हमारे पास क्लियर कवर। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है सर? इफेक्टिव कवर। उससे कम कौन सा होता है सर? नॉमिनल कवर। और यहाँ पे हमारे पास सी क्या है? हमारे पास क्लियर कवर, ठीक है। और मैंने ये नॉमिनल कवर आप लोग को बताया हुआ भी बीम के लिए, अगर किसी को ध्यान आ रहा हो बीम के लिए कैसे बताया था बीम के लिए, कि सर जो बी होता है हमारे पास, बी का कोड होता है 2, और ई जो होता है, ई का कोड होता है सर 5, यानी कि 25 बीम के लिए जो नॉमिनल कवर होता है हमारे पास वो कितना होता है? 25 किस किस को याद आ गया जल्दी से बताओ। देखो बीम में मैंने आप लोग को याद कराया था, बीम बी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5, 25 यानी कि बीम के लिए जो हमारे पास होता है नॉमिनल कवर वो कितना होता है? 25 होता है। तो आई होप आप लोग को तीनों चीज़ें याद हो गई होंगी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कवर, फिर नॉमिनल कवर, और फिर हमारे पास क्लियर कवर। हमने रेनफोर्समेंट से ही देखे थे, तो रेनफोर्समेंट को ही उठा करके हमने ये रिलेट कर लिए, ठीक है। देखो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये हमारा सिविल मास्टरमाइंड कोर्स है जो एकदम ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स होने वाला है। अगर आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, तो ये बैच आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप लोग को मिल रहा है। इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो 499 है। 499 प्राइस में आप लोग को ये अवेलेबल हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और याद रखना कि इसका जो प्राइस है वो 30 मई के बाद जो है वो 749 रुपीज़ आप लोग का हो जाएगा। तो 30 मई से पहले पहले आप लोग इसका एडवांटेज ले सकते हो। और आप सब लोगों को यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना जो है इस पर विश्वास जताया है, इतना अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने जो भी विश्वास इस कोर्स पे जताया, मैं आप लोग को श्योरिटी देता हूँ, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा कंटेंट आप लोग को इसमें मिलेगा। प्राइस 499 क्या प्राइस होता है यार? अगर आप इतने पैसे भी अपने ऊपर जो है इन्वेस्ट करने में संकोच कर रहे हो, तो आप ये फिर इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है, ठीक है। इससे कम मुझे नहीं लगता कि ऑल इंडिया कोई भी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स जो है प्रोवाइड करा रहा हो। और 5 चीज़ें मैं इसमें आपको दे रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग की ट्रिक्स दे रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूला ट्रिक से याद करा रहा हूँ, 2500 जो लेटेस्ट वन लाइनर हैं वो मैं आपको याद करा रहा हूँ यहाँ पे, और रिवीजन करा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स से, ठीक है। अगर इनको आप शॉर्ट नोट्स की अगर आपने ये देख ली ना इनकी कॉपीज़ वगैरह, तो आप खुद जो है सोचोगे सर इतने कम प्राइस में कैसे अवेलेबल करा रहे हो। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड या लैब टेस्ट हैं वो सब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना, वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो चाहे पीसी हो, आईफोन हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, किसी में भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो, हर तरीके के साथ ये कंपेटेबल है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। 499 कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये आप लोगों के सिलेक्शन के सामने एक बार सिलेक्शन हो जाएगा। जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा तो 499 आप लोग खुद आकर के बोलोगे कि सर क्या कोर्स आप लोग डिज़ाइन किए हो, ठीक है। तो देखो जा करके डाउनलोड करो, आपको लगे वैल्यूएबल है तभी ज्वाइन करना, वरना ऐसा कोई जो है आप लोग को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको ज्वाइन ही करना है, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो जब हम लोग सर्वे करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके स्टेजेस पूछता है हमसे एग्जाम में कि उसके स्टेजेस बताओ। जब आप लोग सर्वे करते हो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके स्टेजेस देखो कौन कौन से होते हैं। देखो आपने देखा अगर ये रोड है तो रोड साइड ना कुछ ठेले लगा लेते हैं, ठीक है। रोड साइड क्या रहते हैं? ठेले रहते हैं। और जब रोड साइड ठेलों से आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वो बहुत ही लो प्राइस में मिलती है आपको। अरे मिलती है कि नहीं? आप रोड साइड जो ठेले लगे रहते हैं, आप वहाँ से अगर कोई चीज़ खरीदते हो शॉप के कंपैरिजन में, तो बहुत ही लो प्राइस में मिलती है। तो रोड साइड जो ठेले होते हैं वहाँ पर जो एमआरपी रहता है वो बहुत लो रहता है। हाँ या ना बोलो? आप कहोगे सर बिल्कुल रहता है। तो देखो एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा मैप स्टडी, आर से हो जाएगा रेकोनियन सर्वे, कि हम सबसे पहले मैप स्टडी करेंगे,
फिर हम रैकोनियन सर्वे करेंगे, फिर हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास प्रीलिमिनरी सर्वे, और उसके बाद हो जाएगा लोकेशन सर्वे। तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आ जाएगी मैप स्टडी, सेकंड आ जाएगी रैकोनियन, थर्ड आ जाएगा हमारे पास प्रीलिमिनरी, और फोर्थ आ जाएगा हमारे पास लोकेशन सर्वे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमारे पास निकल करके आती हैं। तो चारों आप लोग आई होप बहुत अच्छे से याद होगी। जब भी रोड कंस्ट्रक्शन बात करेगा वो, तो आपको तुरंत लिंक करेगा दिमाग में। अच्छा, सर ने बताया था कि रोड के साइड जो चीज़ें रहती हैं उनका एमआरपी लो रहता है, तो एमआरपी लो रहता है। बस ये अरेंज करने के लिए भी आते हैं कि इनको चारों को जो है सीरियल से अरेंज करो। और कई बार जो है हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, कह देता है कि इनमें से कौन सा जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन सर्वे का स्टेजेस नहीं है या स्टेप नहीं है, तो ऐसे भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, हमें अपने से मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ग्रेडियंट इन हाईवे। हाईवे में आप लोगों से जो है जो हॉरिजॉन्टल जो ग्रेडियंट होते हैं वो आप लोगों से पूछता है। ठीक है, तो ये कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक होता है रूलिंग ग्रेडियंट, और एक होता है हमारे पास मिनिमम ग्रेडियंट। अब देखो, इसको एकदम चुटकियों में याद कराने वाला हूँ आपको सारे के सारे ग्रेडियंट, और यहाँ से क्वेश्चन भी बताऊँगा आप लोगों से क्या पूछता है। देखो, इसको आप लोग को याद रखना है ग्रेडियंट को अलार्म करके। क्या याद रखना? अलार्म। अलार्म आप सब लोग लगाते हो, रात को सो जाते हो, सुबह को उठने के लिए अलार्म लगाते हो कि नहीं? अब आप कहना सर वो तो ये होता है। भाई देखो, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना चीज़ों को याद करने के लिए, तो आपको अलार्म ऐसे करके लिखना है, ये अलार्म है आप लोग का। ठीक है, तो E4 क्या हो गया आप लोग के पास? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। L4 क्या हो गया? लिमिटिंग ग्रेडियंट। R4 क्या हो गया? रूलिंग ग्रेडियंट। और आप लोग का M4 क्या हो गया? मिनिमम ग्रेडियंट। तो ये 4 के 4 हो गए। ए इसमें जो रहता है वो साइलेंट रहता है, अलार्म। ठीक है, अब देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और सबसे कम कौन सा होता है? तो मिनिमम ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो आपसे कहता है कि इन चारों को आप जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। इन चारों ग्रेडियंट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है आप लोग के पास, ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है? एक्सेप्शनल। फिर कौन सा होता है? लिमिटिंग ग्रेडियंट। फिर उससे कम कौन सा होता है? रूलिंग ग्रेडियंट। और सबसे कम कौन सा होता है? मिनिमम ग्रेडियंट। यहीं के यहीं आप लोग को क्लास में याद हो गया। अगर याद हो गया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। देखो, आप लोग की लाइक ही है, आप लोगों के कमेंट ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोग सपोर्ट करो यार। जब आप सपोर्ट करते हो तो फिर अच्छा लगता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, CPWD। CPWD में आप लोग के जो इंजीनियर के स्टेजेस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है सर्वेइंग में, सॉरी एस्टिमेशन में। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन बनता है एस्टिमेशन का। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों से पूछता है, सबसे पहले आता है आप लोगों को, सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सुपरटेंडेंट इंजीनियर, फिर आता है आप लोग के पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आता है आप लोग का असिस्टेंट इंजीनियर, और सबसे नीचे होता है जेई, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, देखो जूनियर इंजीनियर होता है, फिर उसके ऊपर एई होता है, फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर सुपरटेंडेंट इंजीनियर होता है, सब डिवीजन इंजीनियर भी बोलते हैं इसको, और फिर हमारे पास जो है वो चीफ इंजीनियर होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, सबसे ऊपर चीफ इंजीनियर होता है। राइट, अब इसको याद कैसे करें? तो आपने एक एग्ज़ाम का नाम सुना होगा, IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को हम लोग CSC भी बोलते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर आपको पता हो तो। इसको हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो हमको पता है, जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को निकालते हैं, यानी कि CSC को निकालते हैं, तो हम लोग AE बनते हैं। अरे बनते कि नहीं? AE। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करते हो तो आप क्या बनते हो? आप AE बनते हो। बस हो गया याद हमारा। देखो, C से क्या हो गया? चीफ इंजीनियर। S से क्या हो गया? सब डिवीजन या सुपरटेंडेंट इंजीनियर। E से क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ए से क्या हो गया? AE इंजीनियर, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर। और सबसे नीचे क्या आता है? जेई। ये हमको पता ही होता है। इन सब के बाद क्या आएगा हमारे पास? जेई आएगा। बताओ, बहुत इजीली याद हो गया नहीं? जब आप CSC को क्रैक करोगे तो AE बनोगे, बिल्कुल बनोगे भाई। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को निकालो, आप असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप AE बनोगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आप सुपरटेंडेंट इंजीनियर, फिर आप चीफ इंजीनियर, या प्रमोशन के थ्रू आप लोग जाओगे। सही है, चलो नेक्स्ट देखो। मज़ा आ रहा हो तो लाइक करते रहो बस वीडियो को। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो PG आपने देखा होगा। एक तो PG होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है, और एक होता है वॉइस के लिए, PG वॉइस के लिए। ठीक है, होता है। तो PG जो होता है एक तरह की बिल्डिंग ही तो है। तो PG का जो कंस्ट्रक्शन आपने कराया है वो प्लास्टर और ब्रिक मेसनरी से हुआ है। भाई कोई भी PG हो, उस PG का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो प्लास्टर और ब्रिक मेसनरी से तो हुआ है। अभी आप लोगों को पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो PG का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो प्लास्टर और ब्रिक मेसनरी से हुआ है। ठीक है, तो देखो आप लोगों से सीमेंट और सैंड का ये प्रोपोर्शन पूछता है एग्जाम में। आपसे कहेगा P से हो गया सर, P से हो गया पॉइंटिंग वर्क, G से हो गया ग्राउटिंग, और कंस्ट्रक्शन से हो गया कंस्ट्रक्शन, या तो पेवमेंट का हो या DPC का हो।
और प्लास्टर से हो गया प्लास्टर वर्क, और मेशनरी से हो गया ब्रिक मेशनरी या मेशनरी, ठीक है, ये आप लोग के पास हो गया। तो आप लोगों से पूछता है कि सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन बताओ कितना लेते हैं, तो पॉइंटिंग वर्क के लिए लेते हैं हम 1:1, डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा। ग्राउटिंग के लिए लेते हैं 1:1.5, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहे पेवमेंट हो या डीपीसी हो उसके लिए लेते हैं 1:2 का, प्लास्टर वर्क के लिए लेते हैं 1:3 से 1:4 का, और मेशनरी के लिए लेते हैं 1:4 से 1:6 का। बस इसको याद कर लो आप सीरियल से, तो अपने आप याद हो जाएंगे 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 1:4। लो हो गए याद, कितने इजीली याद हो गए सारे के सारे। सबसे पहले सर हो गया पॉइंटिंग का, फिर हो गया ग्राउटिंग का, फिर हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन का, पेमेंट हो या डीपीसी हो, फिर हो गया सर प्लास्टर का, और फिर हो गया हमारे पास मेशनरी का। कितना कितना प्रोपोर्शन हम लेते हैं सीमेंट का सर और सैंड का। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, गलत होने का चांसेस ही नहीं, कुछ जीरो कन्फ्यूज़न, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा, ठीक है। चलो यार इतने रहने देते हैं, ठीक है, फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। बाकी ये सारी ट्रिक्स जो है इसी तरीके की आप लोग को जो है पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने डिज़ाइन करा हुआ है, जिससे ये मान के चलो, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं 60 से 70% चीज़ें भी अगर आप लोगों को ऐसे याद करा देता हूँ तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, सर हम शेयर करेंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। यार प्लीज़ अगर आप थोड़ा अपने बारे में सोच रहे हो तो मेरे बारे में भी सोचो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, लिटरली यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा सर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को याद करें, 499 जो है ना, ये कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है, कुछ भी प्राइस नहीं है, ठीक है। आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लेकर खर्च कर देते हो और वहाँ से कुछ भी रिसीव करके नहीं आते। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं क्लास में याद करा रहा हूँ आपको। और देखो ना, लाइफ टाइम एक्सेस, भाई लाइफ टाइम एक्सेस कौन दे रहा है आपको,